हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी हाल में ही रिलीज हुई इंडोनेशियन मूवी जिसका नाम है कौसा गैलप, जिसका मतलब है डोमिनियन ऑफ डार्कनेस। यह बहुत ही भयानक हॉरर मूवी है जिसमें सुपरनैचुरल हॉरर है, साथ में 2 तरह के डीमंस हैं, एक्सॉर्सिज्म है और ऐसी अमेजिंग एक्टिंग जो कि आपकी रूह तक को कपा देगी। और बहुत ही भयानक भूतिया इंसिडेंट्स इस पिक्चर में दिखाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है यह स्टोरी डोमिनियन ऑफ डार्कनेस कौसा गैलप। हम सबसे पहले देखते हैं कि यह स्टोरी एक टेक्स्ट के साथ शुरू होती है जिसमें एक कैथोलिक चर्च के अंदर होने वाले पोजेशन केसेस को दिखाया जाता है। इनमें से 90% केसेस मेंटल डिसऑर्डर को लेकर होते हैं, लेकिन 10% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सचमुच ही डीमन या कोई शैतान विक्टिम पर हावी हुआ होता है। कहा जाता है कि यह मूवी रियल घटना पर बेस्ड है और साथ ही यह स्टोरी उन्हीं 10% केसेस जिन पर कि शैतान सचमुच हावी हुआ होता है उनमें से ही एक स्टोरी पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी जैसे ही शुरू होती है हम देखते हैं कि प्रीस्ट थॉमस हमें स्क्रीन पर दिखाई देते हैं जो कि एक एक्सीडेंट हुई कार के अंदर होते हैं। कार में उनकी माँ और उनकी बहन दोनों उनके साथ थी, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उनकी माँ कार के भीतर ही अपना दम तोड़ देती है। प्रीस्ट थॉमस किसी भी तरह अपनी बहन को बाहर निकालते हैं और उनकी बहन उनसे कहती है कि वो प्रीस्ट हैं तो वो उनके लिए प्रेयर करे, पर थॉमस इससे पहले कुछ कर पाते उनकी बहन उनकी बाहों में ही अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद कहानी में हम देखते हैं कि थॉमस बहुत दुखी रहने लगते हैं और वो अपनी बहन के ग्रेव के पास जाते हैं। वो चर्च में जाकर अपना रेजिग्नेशन देना चाहते हैं और अपना प्रीस्टहुड छोड़ना चाहते थे, क्योंकि अपने परिवार की इस तरह से मौत हो जाने के बाद वो बहुत दुखी हो गए थे और उनका भगवान पर से भरोसा उठ सा गया था। फिर हम देखते हैं कि चर्च में माया और डेनिस नाम के एक कपल चर्च में आते हैं। हालांकि दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। जब से माया के पति की मृत्यु हुई थी तब से वो डेनिस नाम के आदमी को डेट कर रही थी। हालांकि माया की बेटी कायला डेनिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी माँ के लिए यह सही इंसान नहीं है। इसके बाद कहानी में हम आगे देखते हैं कि कायला अपनी दोस्त सिल्ला से इस बारे में डिस्कशन करती है कि डेनिस एक अच्छा इंसान नहीं है। तो सिल्ला उससे सजेस्ट करती है कि क्यों ना वो कायला के असली पिता को यहाँ बुला ले। इसका मतलब कि प्लांचेट या कोई काले जादू के जरिए उसके पिता की स्पिरिट को यहाँ बुला लिया जाए। हालांकि कायला इस बात पर अग्रीड नहीं थी, पर सिल्ला इस बात के लिए उसे जोर दे रही थी। तभी ऐसा होता है कि डेनिस माया को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे रिंग देता है। जब कायला यह देखती है तो वो प्लांचेट करके अपने पिता के स्पिरिट को बुलाने के लिए राजी हो जाती है, ताकि उसके पिता की आत्मा यहाँ आकर उसकी माँ को डेनिस के साथ शादी करने से रोक सके। कायला की दोस्त सिल्ला उसे कहीं दूर ग्रेवयार्ड में ले जाती है और सिल्ला प्लांचेट करने के लिए एक वुडू डॉल निकालती है जिसे इंडोनेशियन लैंग्वेज में जेलांगकुम कहा जाता है। हालांकि कायला इस बात से बहुत डरी हुई थी कि क्या होगा अगर काला जादू करते समय कोई दूसरी आत्मा वहाँ आ जाए, लेकिन सिल्ला उसे बार बार कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उन्होंने कायला के पिता के ग्रेवयार्ड के ऊपर ही यह काला जादू किया तो कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है, लेकिन ग्रेवयार्ड उसके पिता का ही होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उन दोनों दोस्तों को कायला के पिता के ग्रेव के ऊपर ही यह प्लांचेट करना था। दोनों दोस्त ग्रेव को ढूंढती हैं और काला जादू शुरू करती हैं। कायला इस वक्त थोड़ा डरी हुई थी, फिर भी उसने अपने पिता के ग्रेवयार्ड के ऊपर वुडू डॉल को रखकर जादू मंत्र के चैंटिंग्स शुरू किए और थोड़ी देर में वो वुडू डॉल हिलने लगी और कायला को ऐसा लगा कि उसके पिता की आत्मा उस वुडू डॉल के अंदर आ गई है और इसलिए उसने उस वुडू डॉल से यह प्रार्थना की कि डेनिस और उसकी माँ को एक दूसरे से अलग कर दे। इसी बीच हम देखते हैं कि ग्रेवयार्ड का गार्ड वहाँ आ जाता है और दोनों बच्चों को डांट कर वहाँ से भगा देता है। जब वो भागकर जाकर कार में बैठती हैं, तो हम व्यूअर्स को कार के रियर मिरर में एक डरावनी एंटिटी दिखाई देती है। हालांकि दोनों लड़कियों ने उस डरावनी परछाई को नहीं देखा था, यह इमेज सिर्फ हम व्यूअर्स के लिए था। अब इसके बाद कहानी में सीन चेंज होता है और कायला अपने घर चली आती है। घर आकर वो देखती है कि उसकी माँ सोफे पर सोई है। वह उसे ब्लैंकेट उठा देती है और पलटकर अपने कमरे में जाने लगती है। तभी वो देखती है कि सीढ़ियों पर उसकी माँ खड़ी है। जब वो पलट कर देखती है तो उसकी माँ सोफे पर सोई हुई थी। अब वह फिर जब सीढ़ियों की तरफ देखती है तो वहाँ उसकी माँ नहीं थी। वो बहुत डर जाती है और भागकर अपने कमरे में जाती है। अब उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर सीढ़ियों की तरफ देखा तो उसने देखा कि सीढ़ियों पर से उसकी माँ ऊपर की तरफ चढ़कर आ रही है। वो बहुत ज्यादा डर गई थी, यह सोचकर कि यह कोई आत्मा या शैतान तो नहीं जो उसकी माँ के रूप में 2 जगह पर एक साथ है। अब कायला देखती है कि उसने वो वुडू डॉल अपने साथ बैग में डालकर अपने घर ले आई है।
अगले दिन सुबह जब कायला जागती है तो वो अपनी माँ की चीख चीख कर झगड़ा करने की आवाज सुनती है। कायला नीचे जाती है तो देखती है कि उसकी माँ डेनिस के साथ झगड़ा कर रही है और यह देखकर कायला को बहुत खुशी होती है। उसे लगता है शायद उसके पिता के स्पिरिट ने माया और डेनिस के बीच में झगड़ा करवा दिया है। वो सोचती है कि डॉल का काम पूरा हो गया और इसलिए वो वुडू डॉल को डस्टबिन में फेंक देती है। इसके बाद कायला अपने स्कूल जाती है, जो कि एक कॉन्वेंट स्कूल था। वहाँ पर प्रिंस थॉमस भी एज अ टीचर पढ़ाया करते थे। ये वही प्रिंस थॉमस है जिन्हें हमने स्टोरी के शुरू में देखा था, जब उनकी माँ और बहन की कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। कायला सिल्ला को बताती है कि उनके काले जादू से बहुत असर पड़ा है और अब माया और डेनिस साथ साथ नहीं है। पर सिल्ला खुश नजर नहीं आती। वो थोड़ी अपसेट है क्योंकि उसके कंधे पर एक काला निशान हो गया है और उसे बहुत भारीपन सा महसूस हो रहा है। उसकी तबीयत भी कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रही थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कायला जब घर पहुंचती है तो वो फिर से अपनी माँ और डेनिस को साथ साथ देखती है। तो इसका मतलब सुबह में जो लड़ाई हो रही थी वो एक साधारण सी लड़ाई थी, जैसे हर कपल के बीच में होता है। अब कायला उदास हो गई और वह अपने कमरे में जाती है और अपने पिता के स्पिरिट से कहती है कि कुछ भी नहीं बदला, वो दोनों अभी भी साथ साथ हैं। तभी वो देखती है कि जमीन पर वही वुडू डॉल पड़ा हुआ था जिसे उसने डस्टबिन में फेंका था। इसे देखकर कायला डर जाती है और बाहर भाग कर जाती है और उसे वापस डस्टबिन में डाल देती है। लेकिन उसके डस्टबिन में डालते ही मौसम अचानक से बदलने लगता है और पूरा मंजर बहुत डरावना सा हो जाता है। अगले सीन में रात दिखाई जाती है, जहां हम कायला को बेड पर सोए हुए देखते हैं। अब हमें व्यूअर्स को मिरर में दिखाया जाता है कि वही व्हाइट शैडोई स्पिरिट जिसे हमने पहले रियर मिरर में देखा था, वही अब वहां पर प्रेजेंट है। लेकिन कायला अभी भी इस बात से अनजान थी। लेकिन तभी उसकी नींद खुलती है। अब तभी दिखाया जाता है कि उस सुपरनैचुरल एंटिटी के मुंह से काला गंदा लिक्विड निकलकर कायला के मुंह में जाने लगता है और वो कायला को पजेस करने लगती है। कायला की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके कमरे में आ जाती है और वो जब तक पहुंचती है तो वो देखती है कि कायला दीवार से मुंह सटाकर खड़ी हुई है और अपना सिर दीवार पर पटक रही है और बार बार कह रही है, तुम सब पापी हो, तुम सब पापी हो। अब अगले दिन जब कायला स्कूल जाती है तो उसके बॉडी पर भी वैसा ही निशान था जैसा सिल्ला के शरीर पर था। अब कायला भी वैसा ही भारीपन महसूस कर रही थी जैसा सिल्ला को हो रहा था। स्कूल में अचानक कायला को वही शैडो दोबारा दिखाई देती है जिसने रात को उसे पजेस किया था। उसे देखकर कायला बहुत डर जाती है और अपने क्लासरूम में चली जाती है। वहां जाकर वह सिल्ला को ढूंढती है, पर वह नोटिस करती है कि सिल्ला आज स्कूल नहीं आई है। यह देखकर वह थोड़ी अपसेट हो जाती है। तभी प्रिंस थॉमस वहां आते हैं और उन्हें बताते हैं कि सिल्ला की कल रात को मौत हो गई है। यह सुनकर कायला बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और सारे बच्चे भी इस बात को सुनकर परेशान होते हैं। अब मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि कायला को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है क्योंकि सिल्ला उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। पर कायला उन्हें सच नहीं बताती। वो कहती है कि सिल्ला ने उससे कहा था कि उसके बॉडी में पेन है। इसके अलावा उसने किसी भी तरह की कोई बात नहीं बताई। लेकिन प्रिंस थॉमस और प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि सिल्ला ने खुद अपनी जान ली है। इसका मतलब कायला साफ समझ गई कि इस सुपरनैचुरल एंटिटी ने सिल्ला की जान ली थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिंस थॉमस, प्रिंसिपल और कायला तीनों कार से जा रहे होते हैं। लेकिन अचानक ही कायला जोर जोर से भूतिया डरावनी हंसी हंसने लगती है और अपना सर कार के विंडो पर पटकने लगती है, जिससे उसका सर लहूलुहान हो जाता है। प्रिंस थॉमस उससे पूछते हैं, कायला तुम्हें क्या हुआ? तो कायला के अंदर की सुपरनैचुरल एंटिटी कहती है, तुम्हारा गॉड इस बच्ची को नहीं बचा सकता। प्रिंस थॉमस कायला की सारी बातें अपने चर्च के डीन को बताते हैं और डीन को यह बात समझ में आती है कि कायला पजेस्ड है और उनकी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, जो है फादर रेंड्रा। पिक्चर के अगले सीन में हम फादर रेंड्रा को एक मरीज के ऊपर एक्सॉर्सिज्म करते हुए देखते हैं। फादर रेंड्रा एक्सॉर्सिज्म करके बच्चे को तो बचाते हैं, लेकिन उनका जो सहयोगी था वो बहुत डर गया था और वो ये काम आगे नहीं करना चाहता था। जब डीन ने फादर रेंड्रा को कायला की कहानी बताई तो फादर रेंड्रा कायला की मदद करने को राजी हो गए, पर उन्हें अब एक सहयोगी नहीं बल्कि साथी की जरूरत थी जो उनका पूरा साथ दे सके। इसके लिए डीन प्रिंस थॉमस का नाम लेते हैं, जो कि सही तौर पर फादर रेंड्रा की मदद कर सकता था। पहले तो फादर रेंड्रा इस बात के लिए राजी नहीं थे, लेकिन डीन ने उन्हें लालच दिया कि उन्होंने फादर रेंड्रा की मदद की तो फादर थॉमस के रेजिग्नेशन में वह उनकी मदद करेंगे। कायला क्लासरूम में भी अजीब बर्ताव कर रही थी, जैसे वो क्लासरूम में बैठे बैठे गाना गुनगुना रही थी और इस सुपरनैचुरल एंटिटी की फोटो बना रही थी। टीचर ने उसे चुप रहने को कहा। इस पर अचानक ही कायला का बर्ताव बदल गया और वो पेन से बार बार अपने हाथ पर स्टैब करके खुद को घायल करने लगी। सारे बच्चे उसकी ऐसी हालत को देखकर डर जाते हैं। अफरा तफरी में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ फादर थॉमस उनसे बात करने आते हैं।
अब कायला नॉर्मल बिहेव कर रही थी और वो रोते हुए कहती है कि क्यों अच्छे लोग मर जाते हैं। इस समय वो अपने दोस्त सिल्ला की बात कर रही थी। उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाया जाता है और वहाँ उसकी माँ भी उसके साथ होती है, जहाँ पर कायला के ट्रीटमेंट की बात की जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फादर थॉमस अपने कार से जा रहे हैं, लेकिन तभी उनके रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है कि यहाँ बहुत अंधेरा है और मुझे अंधेरे से बाहर निकालो। और तभी पीछे की सीट से एक भयानक सुपरनैचुरल एंटिटी उनके सामने आ जाती है और वो एक पल के लिए बहुत डर जाते हैं। फादर थॉमस अब ये बात समझ जाते हैं कि इसका मतलब यह है कि अब कायला जिस सुपरनैचुरल एंटिटी से जुड़ चुकी थी, अब फादर थॉमस भी उस एंटिटी के गिरफ्त में आ चुके थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि यह सब घटना हो जाने के बाद फादर थॉमस फादर रेंड्रा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो कायला की मदद करने को तैयार है। फादर रेंड्रा उन्हें बताते हैं कि एग्जॉर्सिज्म का काम बहुत आसान नहीं है, क्योंकि उनका पहले एक असिस्टेंट हुआ करता था जो ये सब देखकर इतना डर गया कि उसने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन फिर भी फादर थॉमस कायला की मदद करने से पीछे नहीं हटते, तो फादर रेंड्रा उन्हें एग्जॉर्सिज्म करने के तरीके, शैतानों के बारे में और भी बहुत सारी चीजें बताते हैं कि वो कितने भयानक हो सकते हैं और उन्हें किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। मूवी में आगे हम देखते हैं कि कायला की माँ बहुत परेशान थी। वो अपनी बेटी को गले लगाकर कहती है कि वो अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही है। इस पर कायला कहती है कि जब से वो कब्रिस्तान गई तब से सब चीजें गलत होने लगी। माया परेशान होकर अपनी बेटी से पूछती है कि वो कब्रिस्तान क्यों गई थी, तो कायला ने उसे पूरा सच नहीं बताया, बस इतना कहा कि वो अपने पिता को मिस कर रही थी और इसलिए कब्रिस्तान गई थी। पर इसी बातचीत के दौरान जब माया ने कायला को मिरर में देखा तो वो डरावनी सी दिखाई दी। जैसे उसने उसे अपने बाहों से छोड़ा, वो सामने पजेस्ड और बहुत डरावनी हालत में खड़ी हुई दिखाई पड़ी, जो कि हंस रही थी और यह मंजर बहुत डरावना था। माया अपने बॉयफ्रेंड को फोन करने की कोशिश करती है, पर कोई जवाब न मिलने पर फिर वह डर के मारे फादर थॉमस और फादर रेंड्रा को फोन करती है। वो लोग उनके घर पर एक नर्स के साथ आते हैं। दोनों तीनों फादर रेंड्रा प्रेस्ट कायला के कमरे में आते हैं। कायला नॉर्मल बिहेव करते उनसे कहती है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, पर यह कायला नहीं, उसके अंदर की सुपरनैचुरल एंटिटी बोल रही थी। फादर रेंड्रा उनके ठीक हो जाने की बात बोलने के बावजूद भी उस पर होली रिचुअल करने लगते हैं। तब भी कायला उनसे कहती है कि वो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो ठीक नहीं थी। फादर रेंड्रा के कायला के सर पर एक होली वाटर से क्रॉस बनाने के बाद वो डीमन बहुत नाराज हो जाता है और पूरे कमरे का एटमॉस्फेयर बदल जाता है और सब नेगेटिव हो जाता है। लाइट्स जलने बुझने लगती है और कमरे के सारे क्रॉस उल्टे हो जाते हैं और शैतान को सिंबलाइज करने लगते हैं। इस एग्जॉर्सिज्म के दौरान कायला सब पर अटैक करती है और सबको घायल करने की कोशिश करती है और फादर रेंड्रा पर भी जानलेवा अटैक कर रही थी और फादर थॉमस पर भी। लेकिन तभी फादर रेंड्रा ने उसके ऊपर होली वाटर डाला और वो कमजोर पड़ गई। लेकिन अब भी वो शैतान बहुत ज्यादा ताकतवर था। माया ने होली वाटर फादर थॉमस को दिया और वो होली वाटर डालते ही वो कमजोर पड़ने लग गई। फादर रेंड्रा ने पजेस्ड कायला के सिर पर क्रॉस रखकर उसे पजेस करने वाले शैतान का नाम पूछा। शैतान ने अपना नाम दागल बताया। फादर रेंड्रा उस डीमन को कमांड करने के लिए उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगे और थोड़ी ही देर में एग्जॉर्सिज्म के दौरान कायला ठीक हो जाती है और नॉर्मल बिहेव करने लगती है। इसके बाद उन तीनों को ऐसा लगता है कि उन्होंने कायला को ठीक कर दिया है और वो लोग कार में बैठकर वापस जाने लगते हैं। इस पर फादर थॉमस कहते हैं कि उसने ज्यादा मदद नहीं की, लेकिन फादर रेंड्रा को लगता है कि उसने जरूरत से ज्यादा मदद की, क्योंकि बाकी सारे सहयोगी तो समय पड़ने पर डर के मारे वहां से साथ छोड़कर भाग जाया करते थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माया कायला की डायरी देख रही है। उस डायरी के पीछे लिखा हुआ था कि डेनिस को मर जाना चाहिए, क्योंकि वो माया के साथ शादी करने के लायक नहीं है, वो एक बुरा इंसान है। डायरी को आगे देखने पर माया देखती है कि उसकी डायरी में और भी बहुत अजीब अजीब क्रीपी पेंटिंग्स और चीजें बनी थी। ये सब देखकर माया बहुत डर जाती है और उसका सामान चेक करने लगती है। तभी उसे कायला के सामान में से वुडू डॉल मिल जाती है, लेकिन इस वुडू डॉल को तो कायला ने डस्टबिन में फेंक दिया था जिस रात मौसम बदलने लग गया था। फिर भी यह वुडू डॉल कायला के सामान में से ही मिलता है। इसका मतलब यह था कि वह सुपरनैचुरल एंटिटी अभी भी वहीं पर मौजूद थी और कायला का एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल नहीं हुआ था। माया उन सब चीजों की फोटो खींचकर फादर रेंड्रा को भेज देती है और यह बताने के लिए कि वो एंटिटी अभी वहीं मौजूद है। इसके बाद हम देखते हैं कि फादर थॉमस अभी भी प्रीस्टहुड को छोड़ना चाहते थे, लेकिन प्रिंसिपल उनसे यह कहते हैं कि फादर रेंड्रा को फादर थॉमस की जरूरत है, क्योंकि वो इन सब कामों के लिए बहुत परफेक्ट है। फादर थॉमस परेशान थे, वो अपने परिवार को याद करते रहते थे। अब वो यह सब काम छोड़ना चाहते थे, पर प्रीस्ट और डीन के बनाने के बाद भी जब थॉमस रेंड्रा की मदद करने को राजी नहीं हुए, तो प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि ठीक है, वो उनके रेजिग्नेशन में उनकी मदद कर देंगे। कायला अभी भी बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी। वो अपनी माँ के कमरे में अजीब तरीके से खड़ी हुई थी। उसकी माँ ने उसे सोने को कहा तो वो चुपचाप बगल में सो गई, लेकिन अभी भी उसकी हरकतें बहुत डरावनी थी। अगली सुबह
जब काला नीचे उतर रही थी तो डेनिस सामने से घर के अंदर आया। डेनिस बहुत नाराज था क्योंकि काला ने अपनी डायरी में से उसके बारे में उल्टी सीधी बातें लिख रखी थी और साथ ही उसने वुडू डॉल के जरिए माया और डेनिस को अलग करने की कोशिश की थी। डेनिस काला को मारने पीटने लगता है और उसके बाल पकड़कर उसे खींचता है। काला रोने चिल्लाने लगती है और तभी उसकी माँ नीचे आ जाती है और अपनी बेटी को डेनिस से बचाती है। उसने ये सारी बातें डेनिस को इसलिए बताई थी ताकि वो लोग साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके और माया किसी भी तरह अपनी बेटी को कन्विंस कर सके कि डेनिस अच्छा इंसान है और वह एक अच्छा पिता बन सकता है। लेकिन उसने यहाँ खुद डेनिस को काला के ऊपर हाथ उठाते हुए देखा और इससे वो बहुत नाराज हो गई और वो समझ गई कि डेनिस सचमुच में एक अच्छा इंसान नहीं है। माया डेनिस को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देती है और मदर मेरी के सामने प्रेयर करने लगती है। तभी फादर रेनरा वहाँ आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है, पर माया कहती है कि उसे नहीं लगता कि काला के ऊपर एक्सॉर्सिज्म का असर हुआ है। इसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है और माया अपने बचपन की कहानी फादर रेनरा को बताती है कि जब वो हाई स्कूल में पढ़ती थी तो वो किसी के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी और किसी दूसरे आदमी ने उसे अपनाया, उससे शादी की और उसके बाद काला का जन्म हुआ। अब जिस आदमी ने माया को अपनाया, काला उसे ही अपना असली पिता समझ रही थी, जबकि ऐसा असल में था नहीं। माया ने फादर रेनरा को वुडू डॉल के बारे में भी बताया कि उसे काला के सामान में से एक वुडू डॉल मिला है। मूवी देखने वालों को अब पता चलता है कि जब काला और उसकी दोस्त सिल्ला ने काला के पिता के ग्रेव के ऊपर काला जादू किया था तो क्यों कोई दूसरी एंटिटी सामने चली आई, क्योंकि काला के पिता उसके असली पिता थे ही नहीं। इसके बाद फादर रेनरा की तबीयत खराब होने लगती है, उन्हें खांसी आने लगती है। शायद उस नेगेटिव एंटिटी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया था। वो बहुत खांस रहे थे और इसके बाद वो अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अचानक से उनका बाइबल नीचे गिरता है और उसमें से एक पन्ना अपने आप खुल जाता है जिसमें एक वर्स लिखा था जो उन्हें बता रहा था, एक संकेत दे रहा था कि इन सब के पीछे किसी एक नहीं बल्कि कई सारे शैतानों का हाथ है। फादर रेनरा काला के घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उसे बीच सड़क पर काला खड़ी नजर आती है। वो उतरकर उसके पास जाते हैं। काला की हालत ठीक नहीं होने की वजह से फादर रेनरा उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और तभी वो देखते हैं कि काला अभी भी सड़क पर बीचों बीच खड़ी हुई है, जबकि काला को तो उन्होंने कार में बिठाया था। पीछे बैठी काला ने उन पर हमला कर दिया और उनकी जान लेने की कोशिश की। अगले सीन में हम देखते हैं कि काला अपने घर में जोर जोर से रोते हुए अपने खून से सने हुए हाथों को धो रही है। इसका मतलब यह था कि फादर रेनरा पर उसने जानलेवा हमला किया था और उनकी जान लेने की कोशिश की थी। उसकी माँ उससे पूछती है क्या हुआ काला, पर वह कुछ नहीं बताती। वो बार बार बस यही बोले जा रही थी, मरो मरो मरो। माया यह देखकर बहुत डर जाती है और अपनी माँ को डरा हुआ देखकर काला अपनी माँ पर जोर जोर से हंसने लगती है और अचानक तभी एक सुपरनैचुरल एंटिटी काला के सामने ही माया के ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि अस्पताल में फादर रेनरा प्रिंसिपल और प्रीस्ट थॉमस को बताते हैं कि काला के अंदर एक नहीं बल्कि कई सारे शैतान का कब्जा है जो कि एक साथ उन पर हमला कर रहे हैं और यह बहुत खतरनाक है क्योंकि काला ने जेलांगकुंग यानी कि वो वुडू डॉल का इस्तेमाल किया था अपने पिता की कब्र पर, और वो भी कब्रिस्तान जाकर। उसके पिता की आत्मा की जगह पर एक दूसरा डीमन जिसका नाम डागल था वह वहां आ गया, जो कि लूसीफर का डिसाइपल है। फादर रेनरा प्रीस्ट जोसेफ को बताते हैं कि ऐसे कई सारे डिसाइपल अभी भी काला के अंदर हैं जो कि काला और उनकी माँ दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। प्रीस्ट थॉमस मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फादर रेनरा उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं क्योंकि वह हॉस्पिटल में थे और उससे कहते हैं कि दोनों की जान बचाकर काला और माया की मदद करें। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि माया को एक कालीन पर सुलाया हुआ है और काला खुद अपनी माँ की बलि देने जा रही थी। वो अपनी माँ से कहती है कि तुम एक पापी हो और तुम्हें नरक में जाना चाहिए, और इतना कहकर वह अपनी माँ पर चाकू से हमला कर देती है, पर माया किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। काला बहुत ही भयानक तरीके से दरवाजा पीटने लगती है, लेकिन माया चुपके से अपने आप को क्लोजेट में बंद कर लेती है। पहले तो काला माया को ढूंढने का नाटक करती है, लेकिन उसे पता था कि वो क्लोजेट में बंद है, तो वो क्लोजेट पर बेरहमी से चाकू से हमला करने लगती है और क्लोजेट तोड़ने लगती है। वो अपनी माँ को मारने ही वाली थी कि फादर थॉमस वहां पहुंच जाते हैं और होली बेल बजाने लगते हैं, जिससे कि डीमन को परेशानी होने लगती है और काला अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि काला इतनी शक्तिशाली शैतानों के चंगुल में फंसी हुई थी कि वो पानी के ऊपर चलती हुई आ रही थी। फादर थॉमस उसे क्रॉस दिखाते हैं और प्रेयर चैंटिंग करते रहते हैं और काला भी साथ साथ में प्रेयर चैंटिंग करने लगती है। यह इस बात का सिंबलाइजेशन था कि वो कितनी ताकतवर है और इन प्रेयर्स का उस पर कोई असर होने वाला नहीं। लेकिन धीरे धीरे प्रेयर्स असर करने लगते हैं और काला कमजोर होने लगती है।
तभी माया अपने घुटनों के ऊपर बैठकर लूसीफर के डिसाइपल से प्रार्थना करती है कि वो चाहे तो उसकी जान ले ले पर उसकी बेटी को छोड़ दे। तब वह शैतान उसे एक क्रॉस देता है और कहता है कि वह उस क्रॉस से अपनी जान ले ले। बेसिकली वो डिसाइपल उस माया से कोई पाप करवाना चाहता था और आत्महत्या एक पाप है, तो इसलिए वह उसे क्रॉस देता है। इसके बाद वह उसकी आत्मा को लेकर हमेशा के लिए वहां से चला जाता और माया इसके लिए तैयार भी थी। लेकिन तभी फादर थॉमस को याद आता है कि उसका अपने परिवार, जिसमें उसकी बहन और माँ थे, वह परिवार उनके लिए कितना मायने रखता था। तो वह किसी भी तरह इस परिवार को बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे और वो प्रेयर्स चैंट करने लगते हैं और वो काला के ऊपर क्रॉस रख देते हैं और उस डीमन से उसका नाम पूछते हैं। अक्सर ही हम मूवियों में देखते हैं कि अपना नाम बता देने के बाद डीमन की शक्ति कमजोर पड़ जाती है और इसी तरह उसे कमांड किया जाता है। तो डीमन अपना नाम ज़ेबाबेल बताता है, जिसे बिजी बीबी कहा जाता है। फादर थॉमस मानसिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान थे। यहाँ पता चलता है कि काला के अंदर 2 डीमंस थे, एक जो पहले एग्जॉर्सिज्म के बाद चला गया था और दूसरा शैतान ज़ेबाबेल, जिसने की आखिर में हार मान ली और काला का शरीर छोड़ दिया। मूवी के नेक्स्ट सीन में व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि थॉमस फादर रेनरा के लिए फ्लावर्स लेकर आए थे, जो कि काला और माया ने ही उन्हें भेजा था। अब फादर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम रेजिग्नेशन नहीं दे रहे? तब वो कहते हैं कि नहीं, अब वो अपने परिवार की खातिर दूसरों की मदद करेंगे और वो रेजिग्नेशन नहीं देंगे। जिस आदमी की वजह से कार का एक्सीडेंट हुआ था और क्रिस थॉमस ने अपने परिवार को खो दिया था, वो जेल में उस कैदी से मिलने जाते हैं। वो कैदी माफी मांगता है वो उन्हें माफ कर देते हैं, क्योंकि माफ कर देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। इसके बाद पिक्चर के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि रात के समय में फादर रेनरा का थॉमस के पास कॉल आता है। वो पूरी तैयारी के साथ, मुस्तैदी के साथ अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक्सॉर्सिज्म करने का सारा सामान बॉक्स में बंद करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं किसी मरीज की मदद करने के लिए, और पिक्चर यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी का डिटेल एक्सप्लेनेशन? हमें जरूर बताइएगा और सपोर्ट करने के लिए लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा।